हेलो एवरीवन। सीपीसी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस क्लास को मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच भी रहा था और आज मुझे इस क्लास को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो क्लास है आपकी हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जिसमें सरकारी नौकरी आपको देनी है और उसमें पॉलिटी आती है, तो उन सब में आपका एक क्वेश्चन आपका मिलता ही है। मतलब ये जो क्लास है आपकी, इससे आपको एक क्वेश्चन पूरा मिलेगा। ये मैं 100% आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ये क्लास है। क्लास को पूरा देखना है और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा या क्लास के बीच में बताऊंगा कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है। पीडीएफ जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही पीपीटी फॉर्म में दूंगा, तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको एक दो बार रिवीजन कर लो, एक दो बार वीडियो देख लो, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ठीक है, तो क्लास में सबसे पहले देखो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो सबसे पहले जो हम आर्टिकल 1 के बारे में जानेंगे। देखो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं और 2000 आपका मैं 16 से कवर कर रहा हूँ कि 2016 से और 2024 तक जिन जिन एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, चाहे एसएससी हो, यूपी के एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, मैंने सारे कवर करे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आप सच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो सिलेक्शन लेना है तो वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं लेना है तो आप अभी स्किप करके जा सकते हो। टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारा संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। और विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लेसन्स हैं, 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं। आपकी 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 395। पहले जब हमारा संविधान बना था तब भी 395 थे और अब भी आपका 395 है, लेकिन एबीसी जोड़े गए। ठीक है, मतलब उसमें कुछ संशोधन किया गया, जैसे 21 में 21 ए जोड़ दिया। इस आधार पर आज के टाइम में हमारे पास कितने आर्टिकल हो जाते हैं? 450 अनुच्छेद हो जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर कोई आपसे पूछेगा कि हमारे आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कितने आर्टिकल होंगे, तो आप झट आंसर दोगे कि हमारे संविधान में 395 ही अनुच्छेद होंगे। लेकिन वो पूछे कुल गणना की दृष्टि से, कुल काउंटिंग की दृष्टि से कितने आर्टिकल हैं, तो आप बोलोगे जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2024 तक 450 प्लस आर्टिकल हैं और इन्हीं 450 प्लस आर्टिकल को लेके आया हूँ। ठीक है, और ऐसे आर्टिकल में लेके आया हूँ कि आपने ये वीडियो देखी, आपको सारे आर्टिकल याद हुए और आपने धड़ाधड़ एग्ज़ाम क्रैक किए। ठीक है, इसी चैलेंज के साथ मैं लेके आया हूँ। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। देखो अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। कि भारत होगा या इंडिया, मतलब भारत को अथवा इंडिया या इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब होता है कि भारत में 28 तो राज्य हैं, है ना, और 8 यूटी हैं, मतलब इन सब का एक ज्वाइंट होगा। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1 में। देखो किसी को आवाज़ अगर स्लो लग रही हो तो वीडियो को 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, जितने की स्पीड आपकी रखनी चाहते हो उतनी रख सकते हो। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 2। देखो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि जो संसद है ना, संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसको अधिकार होता है नए राज्य बनाने का।
आर्टिकल नंबर ये कहता है कि जो हमारी संसद है, संसद क्या होती है? संसद की बात करें तो संसद आपकी, इसके दो सदन होते हैं संसद के। एक होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो संसद जो है किसी भी राज्य की, किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 2 में। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 3 ये कहता है कि संसद जो है उन राज्यों के नाम बदल सकती है। जैसे यूपी अभी नाम पड़ा, 1950 से पहले यूपी का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था जी? संयुक्त प्रांत। तो संसद जो है किसी राज्य का नाम बदल सकती है। उसका क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार मतलब अभी राजस्थान का एरिया इतना है, अभी आगे क्या करते हैं, उसको तोड़ दे, एक नया राज्य बना दे, तो अब इतना हो गया राजस्थान का। तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद किसी राज्य का नाम उसके क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है ना। देखो अनुच्छेद 1 हमने देखा कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद हमने 2 देखा कि नए राज्यों की स्थापना कर सकती है संसद। अनुच्छेद 3 देखा अनुच्छेद 3 क्या है कि संसद किसी भी राज्य का नाम उसका क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है इससे। चलो अब आता है आपका आर्टिकल नंबर, कौन सा आ गया? आर्टिकल 3 हमने पढ़ लिए। अब इम्पोर्टेंट की दृष्टि से आता है आर्टिकल 6। ठीक है, अब आर्टिकल 6 क्या है? देखो आप अगर देखोगे भाग 2, तो भाग 2 जो है आपका वो संबंधित है नागरिकता से। किससे संबंधित है? नागरिकता से। और सिटीजनशिप जो है नागरिकता, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 5 से 11 तक। तो जितने भी हम 5 से 11 तक अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं उसमें नागरिकता दी हुई है। उसमें क्या दी हुई है? नागरिकता, कि भाई भारत का नागरिक कैसे बन सकते हो, क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 7 कहता है कि आज़ादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, है ना, जब 1947 में आज़ाद हुआ तो भैया भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। लेकिन संविधान बनने से पहले लौट आए हों तो उनकी नागरिकता का प्रावधान, मतलब जो व्यक्ति आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए हों लेकिन आज़ादी संविधान बनने से पहले भारत के वापस आ गए हों, मतलब अपना घर छोड़ के गए और दोबारा अपने घर में आ गए, मतलब सुबह का भूला शाम को भटका हुआ अपने वापस आ जाता है शाम को। ठीक है, तो उसे भूला नहीं कहते। तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 7 में। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 7 में। ठीक है, चलो उसके बाद अगर देखेंगे तो आता है आपका 6-7 हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद आता है जी आपका अनुच्छेद नंबर 8। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद नंबर 8। देखो अनुच्छेद नंबर 8 ये कहता है कि विदेशी भ्रमण, मतलब विदेश में घूमने से या विदेश में नौकरी करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब अगर आप विदेश में नौकरी करते हो या नौकरी करने के साथ या विदेश में घूमने गए हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 8 में। अब अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आपने किसी विदेश की, मतलब लंदन की, अमेरिका की या किसी भी विदेश की नागरिकता ले ली
तो तुरंत ही भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता तुरंत ही समाप्त आपकी कर दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद संबंधित है 10 कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो। मतलब भारत की नागरिकता जो है आपको तब तक मिलेगी जब तक आप किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो। अब देश विरोधी गतिविधि क्या होती है, जैसे आप भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और आप पाकिस्तान को चोरी छुपे भारत की खुफिया जानकारी दे रहे हो या आप सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान को, तो आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हो, तो आपकी सिटीजनशिप क्या कर दी जाएगी, समाप्त। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि भैया नागरिकता से जितने भी कानून बनते हैं, नागरिकता से जितने भी कानून बनते हैं संसद में, कहाँ बनते हैं, नागरिकता से जितने भी कानून बनते हैं वो संसद बनाती है। मतलब नागरिकता कैसे देनी है, किस व्यक्ति को देनी है, जो भी कानून बनेगा उसे कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और नागरिकता प्रदान कौन करता है, तो भैया नागरिकता प्रदान करने का काम होता है गृह मंत्रालय का। याद रखना कि नागरिकता कौन देता है, तो होम मिनिस्ट्री देती है। नागरिकता कौन देता है जी, आपका होम मिनिस्ट्री देती है। आई होप अनुच्छेद 8 समझ में आया, अनुच्छेद 9 समझ में आया, अनुच्छेद 10 समझ में आया और अनुच्छेद 11 भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले आर्टिकल पर और अगला आर्टिकल आता है 13। अब देखो 13 से पहले मुझे आपको एक समझना पड़ेगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी आपके अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे, ये अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकार से संबंधित होंगे। किससे संबंधित होंगे, मौलिक अधिकार से। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ द मौलिक अधिकार, व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या होते हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो देखो, वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से मिले, मतलब जैसे ही उस व्यक्ति का जन्म हुआ उसको प्रदान कर दिए गए, जैसे जीवन जीने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, सरकारी नौकरी का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उससे छीन लिए जाते हैं, तो वैसे अधिकारों को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। और मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। जैसे सबसे पहले आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि हमारे मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब जैसे आपने कोई गाड़ी क्या करी, गाड़ी ली, कार है आपके पास और बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है, तो आप तो सेफ निकलते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे के मौलिक अधिकारों का वो उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे मौलिक अधिकारों पर आपके क्या लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 13 कि ऐसे मौलिक अधिकार जो किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को निलंबित नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि में होता है कानून, लो, मतलब सभी को लो मतलब कानून का पूरा अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब कानून जो है वो सबके लिए क्या है जी, आपका समान है। सबके लिए क्या है, समान है। ये कहा गया है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई अमीर हो गरीब हो, कानून सबके लिए कैसा होगा, बराबर होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में।
फिर आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, लिंग, वंश, धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर हम किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर उसका धर्म क्या है, वो पुरुष है कि स्त्री है, उसका वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, हम उससे भेदभाव नहीं करेंगे। ये कहा गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 संबंधित है लोक नियोजन से, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से, मतलब सरकारी नौकरी से। तो सरकारी नौकरी से संबंधित है आपका कौन सा अनुच्छेद, लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इसमें अपवाद आता है, एसटी आता है, एससी आता है, ओबीसी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, ये सारे इसमें क्या हैं, अपवाद हैं। तो सरकारी नौकरी की समानता किसमें आती है, अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, छुआछूत के अंत से। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाए। सबसे पहले आर्टिकल पढ़ाया 13। आर्टिकल 13 कहता है कि हमारे मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर बढ़ाया आर्टिकल 14 कि भैया कानून सबके लिए कैसा है, समान है। अनुच्छेद फिर मैंने पढ़ाया 15 कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा 16 क्या है, लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। फिर हमने पढ़ा 17, और 17 क्या होता है, छुआछूत का अंत होता है। 17 क्या होता है, छुआछूत का अंत। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 18 और 19। देखो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 18 है उपाधि से। उपाधि क्या होती है, टाइटल। उपाधि जो है दो चीज में दी जाती है, एक दी जाती है शिक्षा के ऊपर। उपाधि सिर्फ दो ही एरिया में मिलती है, एक शिक्षा पर और एक मिलती है सेना में। जैसे आप देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति आपका बीएससी कर लेता है तो उसे ग्रेजुएट कहते हैं, मतलब ग्रेजुएट क्या है, एक उपाधि है। एमएससी कर लेता है तो उसे मास्टर बोलते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है वो। ठीक है, पीएचडी कर देता है तो डॉक्टर बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक उपाधि है सेना में। अगर कोई व्यक्ति 2 स्टार बन जाता है तो उसे दरोगा बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो इंस्पेक्टर, दरोगा, डीएम, एसपी, ये सब क्या है जी, आपकी उपाधि हैं। तो भैया उपाधि जो है, उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, तो आपका अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, उपाधियों के अंत से। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 19। देखो अनुच्छेद 19 को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है एबीसी में। ठीक है, अनुच्छेद 19 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो भैया अनुच्छेद 19 को आपका 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, अब देखो अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट क्या है। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, आपको बोलने का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी आप ज़मीन खरीद सकते हो, आपको है ना, आपको भारत के किसी भी कोने में बसने का अधिकार है। तो ये सब अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। झंडा फहराने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है। ये सब किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 19 से संबंधित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है आर्टिकल नंबर 20। देखो आर्टिकल नंबर 20 जो है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 20, एक गलती की एक सजा। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है, एक गलती की एक सजा से। आर्टिकल नंबर 20 कहता है एक गलती की सजा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 20 में बोला गया कि अगर आपने एक थप्पड़ किसी को मारा या 2 थप्पड़ मारे,
तो क्राइम क्या है? एक थप्पड़ है, मतलब एक थप्पड़ पे उतनी सज़ा मिलेगी जितने की आपको 2 थप्पड़ पे। या आपने 1 मर्डर किया, फिर 2 मर्डर किए या 3 मर्डर किए, तो आपका क्राइम क्या है? आपका क्राइम है मर्डर करना। तो एक गलती पर आपकी एक सज़ा है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आपका आर्टिकल नंबर 20 में। फिर आता है आर्टिकल नंबर 21। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है जीवन जीने का अधिकार, कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, अपने हिसाब से आप जीवन को जी सकते हैं। और आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? निजता के अधिकार से। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी आपका किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 21 में। फिर आता है अनुच्छेद 21A। 21A किससे संबंधित है? कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है। किस में बोला गया है? 21 में कहा गया है कि जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में होगी, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। 20 क्या है? एक गलती की एक सज़ा। 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार, अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार। 21A क्या है? कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद अगला आर्टिकल हम पढ़ेंगे, है ना? ये तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आता है आर्टिकल 22। देखो अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 कहता है कि व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने से पहले उसको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। और अगर हमने उसे गिरफ्तार कर लिया तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है ना, जो मजिस्ट्रेट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। यही कहता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले अरेस्ट वारंट दिखाना होगा, और अगर अरेस्ट वारंट आपने दिखा के उसे गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा। यही है हमारा आर्टिकल नंबर 22। फिर आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि आप किसी से भी जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, मतलब किसी से फोर्स लेबर काम नहीं करा सकते कि भाई तू कर। उसकी मर्जी है वो करे, उसकी मर्जी है वो ना करे। ठीक है, तो आप किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स लेबर, और हिंदी में बोलते हैं बलात् श्रम। किससे संबंधित है अनुच्छेद 23? बलात् श्रम से। फिर आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम हो, जिस बच्चे की उम्र जो है 14 वर्ष से कम हो, आप उससे कोई भी खतरनाक काम नहीं करा सकते। या तो आप काम ही मत कराओ उस बच्चे से, लेकिन अगर वो काम करना चाहता है, उसकी कुछ कंडीशन ख़राब है, ठीक है, फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो भैया उससे आप कोई खतरनाक काम नहीं कराओगे। जैसे कोयले की भट्टी में काम नहीं करेगा, जिससे मतलब उसको जान को खतरा हो, वो काम नहीं कर सकता वो। ये कहा जाता है अनुच्छेद 14 में। फिर आता है अनुच्छेद 25। देखो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, जितने भी आर्टिकल होंगे 25 से 28 के बीच में, उसमें रिलीजियंस की बात करी गई होगी, धर्म की। किसकी बात करी गई 25 से 28? धर्म की। जैसे अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म को अपनाने का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। मुस्लिम धर्म अपना लो, सिख धर्म अपना लो, मतलब जो आपका कोई धर्म है उसको अपनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। किस में है जी? अनुच्छेद 25 में।
फिर आता है अनुच्छेद 26। आपने जो उस धर्म को अपनाया है उसके कार्य करने की स्वतंत्रता जो है वो आपकी अनुच्छेद 26 देता है। जैसे आपने हिंदू धर्म अपनाया है तो उसके कार्य क्या हैं? पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, तो वो करने का अधिकार है। मुस्लिम धर्म अपनाया है तो नमाज पढ़ने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म अपनाओ, जो भी धर्म अपनाना है, और उस धर्म के अनुच्छेद 26 कहता है जिस धर्म को आपने अपनाया है उसे कार्य करो उस धर्म के। तो ये है आर्टिकल नंबर 26। ठीक है। देखो, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ना तो हम किसी धर्म को सपोर्ट करते हैं और ना ही हम किसी धर्म का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म कार्य के लिए आपने अगर कोई पैसा दिया है धर्म में लगाने के लिए तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब धर्म के लिए दिए गए पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 27 में, आर्टिकल 27 में, कि धर्म के लिए दिए गए दान पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 27 में है। किस आर्टिकल में जी? आर्टिकल 27 में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। अब देखो, आर्टिकल आता है 28। आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी पैसे से अगर कोई संस्थान चल रहा है, कोई स्कूल चल रहा है, जैसे सरकारी स्कूल, वहाँ पर किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कुल मिला के जहाँ पर सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है किसी स्कूल में, कॉलेज में, मतलब कोई संस्थान चला रही, कोई इंस्टीट्यूशन चला रही है, तो भैया वहाँ पर किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, संस्कृत एक भाषा है ना कि धर्म। उर्दू एक भाषा है ना कि धर्म। हिंदी एक भाषा है ना कि धर्म। कभी आप सोचो कि हिंदी पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, उर्दू नहीं। ध्यान रखना कि ये लैंग्वेज है ना कि रिलीजन। ठीक है। तो सरकारी धन से चल रहे किसी संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 28 में। फिर आता है देखो 29 और 30। देखो, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये संबंधित है अल्पसंख्यक से। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से, माइनॉरिटी से। देखो, अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? देखो, ऐसी कोई जाति हो, ऐसी कोई जनजाति हो जो विलुप्त होने की कगार पे हो, खत्म होने की कगार पे हो, या उनकी जनसंख्या कम हो, तो उसे बोलते हैं आपका अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। जैसे आप देखोगे मुस्लिमों को किस में डाला गया है? अल्पसंख्यक में। सिखों को किस में डाला गया है? अल्पसंख्यक में। जैन धर्म को किस में डाला गया है? अल्पसंख्यक में। बौद्ध धर्म किस में है? अल्पसंख्यक में। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 से अगर कोई भी क्वेश्चन है अल्पसंख्यक से, तो आंख बंद करके आंसर या तो 29 लगाना है या आंसर लगाना है 30, क्योंकि ये दो ही अनुच्छेद हैं जो आपका अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। ठीक है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। मतलब उनके हितों के संरक्षण की बात किस आर्टिकल में कही गई है? 29 में। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 30 में उनकी शिक्षण संस्थान के बारे में बताया गया है। देखो, हितों का संरक्षण किया गया है 29 में, और उनके शिक्षण संस्थान के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 30 में। याद रख लोगे, कोडिट है कि उनके हितों का संरक्षण 29 में और उनके शिक्षण संस्थान के बारे में 30 में। ये दो आर्टिकल हैं जो याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ 30 तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 32 और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 32 जो है, मैंने आप सबको बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक उसमें क्या बताया जाएगा? मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? मौलिक अधिकार। अब देखो, ऐसा होता है कि जैसे आपके मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाता है, ठीक है,
आपके मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हो। आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हो और इसमें 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। मतलब अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट हैं? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका डाल सकते हो और इसमें 5 प्रकार की रिट है, उनमें से कोई रिट आप लगा सकते हो। तो अनुच्छेद 32 जो है उसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। मतलब अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को हनन करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हो। और आर्टिकल 32 में कितनी याचिका दी गई है, कितनी रिट दी गई है? 5, है ना। उन पांचों में से आप कोई भी लगा सकते हो। लेकिन अगर सपोज मानो सुप्रीम कोर्ट आपसे दूर है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जाओगे तो आर्टिकल की इस्तेमाल करोगे 226 का। आगे जाके बताऊंगा 226 क्या है। बात समझ गए कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों से, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। मतलब अगर आपके कोई मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हो। समझ गए इतनी बात को? अब देखो आता है आर्टिकल नंबर 37। अब 37 क्या है? देखो 37 अब बात समझनी है कि अनुच्छेद 35 तक तो हमने देखा मौलिक अधिकार है। अब आप जो 36 से 51 तक पढ़ोगे, 36 से अनुच्छेद 51 तक, वो संबंधित होंगे डीपीएसपी से। वो किससे संबंधित होंगे जी? डीपीएसपी से। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब अनुच्छेद 36 से 51 तक किससे संबंधित है? डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अब देखो 36 से 51 तक अगर किसी राज्य को अच्छा राज्य बनना है, बेहतरीन राज्य बनना है, तो उन्हें इन आर्टिकल को लागू करना होगा। ठीक है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सारे आर्टिकल लागू कर सकते थे। तो हमने 36 से 51 वाले जो आर्टिकल हैं वो राज्य सरकार पर डिपेंड कर दिए कि राज्य सरकार चाहे तो इन्हें लागू करे, चाहे तो ना करे। तो अब इन्हीं आर्टिकलों की बात हम करेंगे। जैसे अनुच्छेद 37। देखो अनुच्छेद 37 जो है ये न्यायालय द्वारा, जो डीपीएसपी हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी आप इसे क्या नहीं कर सकता? इसे लागू नहीं कर सकता। जैसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय कौन है? मौलिक अधिकार। आप किसी के मौलिक अधिकार छीन के दिखाओ, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा। लेकिन राज्य सरकार के ऊपर है ये 36-37 से लेकर 36 से 51 तक। राज्य सरकार चाहे तो दे, ना तो ना दे। मतलब अनुच्छेद 37 ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। मतलब इसमें कोर्ट कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर आता है 39, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर वे इक्वल वर्क कर रहे हैं, जैसे सपोज मानो पुलिस में है, आर्मी में है, तो भैया उन्हें समान सैलरी मिलेगी। ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल नंबर 39 से, कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? 39 में। फिर आता है अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, कि आपको फ्री में कानून की एडवाइस दी जाएगी। इसलिए सरकारी वकील अपॉइंट करती है सरकार, कि जिससे पब्लिक को, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। तो निःशुल्क कानूनी सहायता किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आप बोलोगे 39 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 39 के अंतर्गत। फिर आता है अनुच्छेद 40।
अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से। मतलब गांव की जो पंचायत है उनके गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। और आपको बता दूं कि सबसे पहले ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट राजस्थान में लागू हुआ था, और राजस्थान का नागौर जिला जहां पर सबसे पहले पंचायती राज चला। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। फिर आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या है कि कुछ कंडीशन में, है ना, सरकार जो है लोगों की हेल्प करेगी, जैसे विधवा पेंशन देगी, है ना, बेरोजगारी भत्ता देगी, बुजुर्गों को पैसा देगी, है ना। तो ये क्या है, कुछ कंडीशन में सरकार जो है वो सरकारी सहायता देगी, आपको कुछ पैसा वगैरह देगी। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 41 के अंतर्गत। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल अभी हमने पढ़े। ठीक है, एक बार मैं इसका रिवीजन बताऊं। 32 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई उल्लंघन पहुंचाता है तो तुरंत पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट। 37 कहता है कि जो डीपीएसपी है, मौलिक राज्य के नीति तत्व हैं, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब उसमें न्यायालय कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ही कहता है निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। और 41 कहता है कि कुछ कंडीशन में आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। इतनी बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आता है अनुच्छेद नंबर 42। देखो, अनुच्छेद 42 जो है वो कहता है न्याय संगत कार्यों की मनोचित दशा। मतलब ये किसका क्या मतलब है कि देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको छुट्टी वगैरह, है ना, उन सब के लिए कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल नंबर 42। किससे संबंधित है? आपका 42 संबंधित है। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि सरकार इतना वेतन निर्धारित करेगी, है ना, जिससे कोई भी व्यक्ति होगा वो अपना परिवार चला सके। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 43 ये कहता है कि सरकार एक न्यूनतम मजदूरी डिक्लेयर करेगी, जैसे नरेगा मनरेगा सुना होगा, है ना। तो सरकार जो है एक इतनी सैलरी लोगों की डिसाइड तो करेगी कि जिससे कोई भी उन्हें उससे नीचे पैसे ना दे और वो अपना घर परिवार चला सकें। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 43। 43 के बाद आता है अनुच्छेद 44, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 44। क्यों? वो देखो देखो अनुच्छेद 44 जो है वो ये कहता है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता मतलब समान सिविल कोड। वो क्या है? देखो, भारत में जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म है, जैन है, मुस्लिम है, बहुत ही सारे धर्म हैं। सबकी शादी करने का अलग तरीका होता है। ठीक है, लेकिन जिस राज्य में समान सिविल संहिता लागू होगी, आप शादी तो कितने तरीक़ों से भी कर लो, लेकिन अगर आपको तलाक लेना होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट। कहाँ आना पड़ेगा? कोर्ट। अगर कोर्ट नहीं आते हो तो वो तलाक मान्य नहीं होगा। तो उसे बोलते हैं समान सिविल संहिता, कि भाई सबके लिए सिविल कोड कैसा है? इक्वल है। और भारत का पहला राज्य जहाँ पर सिविल कोड लागू हुई थी उसका नाम है गोवा। भारत का पहला राज्य था गोवा जहाँ समान सिविल संहिता लागू हुई थी। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो देखो, अनुच्छेद 45 कहता है कि जिन बच्चों की उम्र, है ना, या वे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम हो, जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से कम हो, उन बच्चों के हेल्थ को
सरकार ध्यान रखेगी या उनके स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो सरकार का रखना जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने बताया कि 36 से लेकर 51 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सरकार चाहे तो लागू करे, नहीं तो ना लागू करे। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट भी बदल नहीं सकता। कि आप सोचो कि लागू नहीं करा 6 वर्ष से स्वास्थ्य का ध्यान, पहुंच के सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर देगा, क्योंकि डिपेंड किस पे है, राज्य सरकार पे। फिर आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 ये कहता है कि SC, ST, OBC, ST, SC, OBC के लिए विशेष आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, आपका अनुच्छेद 46 में। ST, SC, OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 46 में संबंधित है। आपका ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है, SC, ST, OBC के लिए आरक्षण से। 42 किससे संबंधित है कि न्याय संगत कार्यों की मनोचित दशा से। 43 कहता है कि व्यक्ति को इतना वेतन मिले जितना वो अपना जीवन यापन कर सके। 44 कहता है समान सिविल संहिता। 45 कहता है कि भाई जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम हो उनके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगी, आपकी सरकार रखेगी। 46 कहता है कि ST, SC, OBC के लिए क्या है, विशेष आरक्षण है 46 में। ठीक है, चलो वीडियो देख के अगर देखो मज़ा आ रहा हो और अगर आप नए हैं तो दोस्तों कर लियो भाई, देखो सब्सक्राइब, है ना। ये देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इतना हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, तो इतना चीज़ें तो आपकी बनती हैं। ठीक है, अब देखो आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है, तो अनुच्छेद 48 कहता है कृषि में पशुपालन की वृद्धि। कि भैया कृषि में जो है कृषि में और पशुपालन की वृद्धि करने का काम किसका है, राज्य सरकार का। कि राज्य सरकार जो है खेती में बढ़ोतरी के लिए कुछ नियम कानून लेके आएगी, पशुपालन में वृद्धि के लिए कुछ नियम कानून लेके आएगी। तो किससे संबंधित है 48, तो कृषि से। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि 48A है, एग्जाम में बहुत आया है 48A। अनुच्छेद 48A संबंधित है पर्यावरण से। कि भाई पर्यावरण और वन्य जीव, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 48A। ध्यान रखना 48A है। जितने भी तुम्हें ABCD दिखाई देंगे तो इनका मतलब यह है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये नहीं थे, इन्हें कुछ ना कुछ संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 48A कहता है पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा। तो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा किससे संबंधित है, 48A से। फिर आता है अनुच्छेद 49। 49 ये कहता है कि जो हमारे नेशनल स्मारक हैं, कोई मूर्ति वगैरह होगी, उन सब की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 49 से। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना है हमारी कर्तव्य है, ये राज्य सरकार का काम है। ये सब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 49 के। फिर आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, मतलब कार्य करने वाली सिस्टम अलग, न्याय देने वाला सिस्टम अलग। तो किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है, तो आप झट आंसर दोगे अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है। फिर आता है अनुच्छेद 51, और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस से संबंधित है अनुच्छेद 51। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, तो A संबंधित है 51A मौलिक कर्तव्य से। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है आपका 51A। देखो 48 संबंधित है कृषि व पशुपालन की वृद्धि से, 48 पर्यावरण व वन से, 49 राष्ट्रीय स्मारक से, 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से, 51A मौलिक कर्तव्य से। तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
चलो आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पे हम पहुंचते हैं बामन। ठीक, देखो जितने अब आर्टिकल आए हैं बामन से लेकर जितने भी अब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, जहाँ तक मैं आपको बताऊंगा, ये आर्टिकल में राष्ट्रपति से संबंधित है। ये आर्टिकल किससे संबंधित है? हमारे देश के राष्ट्रपति से। जैसे अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 संबंधित है राष्ट्रपति के पद से। फिर आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के इलेक्शन से, कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं, कौन कौन वोट नहीं करते। तो ये किससे संबंधित है? 54 से। तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। किससे संबंधित है अनुच्छेद 54? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, याद रख लोगे। फिर आता है अनुच्छेद 56। तो देखो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति का पद 52 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में और राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। फिर आता है अनुच्छेद 58, और अनुच्छेद 58 ही है राष्ट्रपति की योग्यताएं, कि भाई जिस व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति बना रहे हैं उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या इतनी एज होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज चाहिए जी? 35 वर्ष चाहिए, है ना। याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होना अनिवार्य है? तो 35 वर्ष होना अनिवार्य है। तो सिंपल सी बात है कि जिस व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति बना रहे हैं उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो किस अनुच्छेद में है? 58 में। अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की शपथ से, कि राष्ट्रपति को कौन ओथ कराता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60 से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 60 से राष्ट्रपति की शपथ संबंधित है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है CGI, है ना, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है CGI, वो ही आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 संबंधित है महाभियोग से। किससे संबंधित है? महाभियोग। देखो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक कुछ चीज़ें लाई जाती हैं जिसे बोला जाता है महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति को हटाना ही क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? महाभियोग से, याद रखना। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्षमादान शक्ति क्या है? किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है, उसे फांसी से बचा सकता है, उसे फांसी पर चढ़वा सकता है। तो भैया अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बदल के देखो, 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। 54 में राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, किस तरह से वोट पड़ते हैं वो। अनुच्छेद 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 60 में क्या है कि राष्ट्रपति की शपथ है, कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करी गई है। ठीक है, 61 किससे संबंधित है? महाभियोग से, इम्पीचमेंट, है ना। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, कि भाई राष्ट्रपति कैसे कैसे क्षमा करता है, किस किस को क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। आपका 72 तक अभी तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 79। तो आर्टिकल 79 जो है इसमें भारत की द्विसदनीय संसद के बारे में बताया गया है, कि भारत की 2 सदनीय संसद होती है। द्विसदनीय मतलब 2 सदन होते हैं संसद के, एक होता है लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा। ये किसके अंतर्गत बताया गया है? 79 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत बताया गया है? 79 के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है?
आर्टिकल नंबर 85 में लोकसभा के गठन की बात करी गई है और लोकसभा के विघटन की बात कि भाई लोकसभा को कैसे उसका गठन हो सकता है और कैसे उसका क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है, कैसे वो समाप्त हो सकती है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? 85 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 85 के अंतर्गत कहा गया है। मतलब 79 में 2 सदन होने की बात करी गई है, 85 में लोकसभा का कैसे बनेगी, कैसे विघटन होगा कही गई है। ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। देखो अनुच्छेद 123 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसा आर्टिकल है, बहुत मोस्ट है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? अध्यादेश के बारे में बताया गया है। अब देखो व्हाट इज द अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? तो देखो कभी कभी राष्ट्रपति को जब संसद काम नहीं करती तो कुछ टेम्परेरी कानून लागू करने होते हैं, उनको ही बोला जाता है अध्यादेश। उनको ही क्या बोला जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 123 में किसकी बात करी गई है? किसकी बात कही गई है? आपकी अध्यादेश की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अध्यादेश से। अब आता है अनुच्छेद 143। देखो अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है किसी केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। 143 में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर जो देश में चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट उसे सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी हो तो वो दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिला? 143 के तहत। अब हम बात करेंगे, राष्ट्रपति वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? 63 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 63 के अंतर्गत कहा गया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी आर्टिकल नंबर 63 पढ़ा और आर्टिकल नंबर 23 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ऐसे ही फिर आता है आर्टिकल नंबर 64। देखो आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होता है। आर्टिकल नंबर, जैसे राज्यसभा का सभापति जो होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो ऐसे ही एक आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 जो है वो कहता है कि राज्यसभा का एक उपसभापति होगा। उपसभापति मतलब जो उपसभापति के नीचे होगा। ठीक है। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 संबंधित है अटॉर्नी जनरल से, भारत के महान्यायवादी से। अब देखो भारत का महान्यायवादी कौन होता है? देखो केंद्र सरकार पर कहीं ना कुछ कानून लेके आती रहती है। तो केंद्र सरकार का कहीं विरोध होता है तो केंद्र सरकार का विरोध होने के साथ साथ केंद्र सरकार पर मुकदमे भी होते रहते हैं। तो उन मुकदमों को, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ, ये केंद्र सरकार का वकील होता है। जो केंद्र सरकार को प्रोटेक्ट करने का काम करता है उसे बोलते हैं महान्यायवादी। और कानून का सबसे पहला अधिकारी भी इसी को ही माना जाता है। तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से, महान्यायवादी से। किससे संबंधित है अटॉर्नी जनरल? महान्यायवादी से, है ना। अनुच्छेद 76। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 148। देखो 148 और 149 दोनों आर्टिकल कैग से संबंधित हैं। कैग मतलब, ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कैग वो होती है जो देश का पैसा जो होता है वो कहाँ सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसके को बनाने एक डिपार्टमेंट बनाया है केंद्र सरकार ने, कैग। देखो कैग के बारे में किसके बारे में बताया गया है? तो कैग के बारे में बताया गया 148 में। लेकिन कैग के जो कार्य हैं कि उसके क्या क्या कार्य हैं ये बताया गया 149 में। मतलब कैग के बारे में 148 में और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों के बारे में 149।
उसके बाद 280 याद रखना है आपको, अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 315। आर्टिकल नंबर 315 जो है वो यूपीएससी से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 315 किससे संबंधित है? यूपीएससी। ठीक है, किससे संबंधित है? यूपीएससी से। और अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से। जो देश में चुनाव वगैरह कराता है तो किससे संबंधित है? आपका 324। देखो 280 वित्त आयोग से, 315 यूपीएससी से है और 324 किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से। 324 इलेक्शन कमीशन से, 315 यूपीएससी से, 280 वित्त आयोग से, 148-49 कैग से, 76 भारत का महान्यायवादी होगा और 74 राज्यसभा का एक उपसभापति होता है। ठीक है, याद हो गए होंगे। वीडियो देख के मजा आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, देखो है ना, इतना काम तो तुम्हें करना ही है। अब देखो आता है 79। देखो 79 में है संसद के गठन के बारे में, कि संसद का गठन कैसे होगा। सबको संसद के दो आपके सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, और संसद के 3 अंग होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2। अंग कितने होते हैं? 3। तो देखो सदन कितने हैं? 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अंग कितने हैं? 3, एक राष्ट्रपति हो रह जाता है लोकसभा राज्यसभा के साथ। तो याद रखोगे संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। और किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है? तो 79 के बारे में बताया गया है, संसद के गठन के बारे में। अनुच्छेद 80 के बारे में, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। आर्टिकल 80 में किससे संबंधित है? आर्टिकल 80 संबंधित है राज्यसभा से। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा से। और अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 81 संबंधित है लोकसभा से। देखो 80 में क्या है? राज्यसभा, और 81 में क्या है? लोकसभा। याद रख लोगे कि 80 में क्या है? राज्यसभा, और 81 में क्या है? लोकसभा। क्या इतनी बात तुम याद रख सकते हो कि भाई अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अब आता है अनुच्छेद आपका 89। 89 है राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, और उपसभापति के लिए मैंने कौन सा बताया था अभी? 64। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर की बात करी गई है। अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? लोकसभा स्पीकर से। अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? लोकसभा स्पीकर से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 एक होता है कि जैसे सपोज मानो कोई विधायक है, कोई बिल पास हो रहा है और वहाँ पर वोटिंग जो है वो आपकी बराबर हो जाए, मतलब किसी मत पर बराबर का निर्णय हो। ठीक है, तब उसमें राष्ट्रपति अपना वोट डाल सकता है। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 100 क्या है कि विधायक पर मत की बराबरी स्थिति में निर्णायक मत लेने का या डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 100 में। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं? इम्पोर्टेंट आता है 80। 80 में क्या है? राज्यसभा। इम्पोर्टेंट आता है 81, इसमें क्या है? लोकसभा। इम्पोर्टेंट है 100 क्या है कि भाई जब वोटिंग बराबर हो जाए तो उसमें डिसीजन लेने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 100 है। ठीक है, याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, अब आता है आपका संसद की विशेष शक्तियाँ। अगर संसद के पास जो विशेष पावर है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 105 के अंतर्गत है। संसद को जो विशेष शक्तियाँ दी गई हैं वो किस आर्टिकल के तहत दी गई हैं? 105 के तहत दी गई हैं। ठीक है, तो 105 में क्या है? संसद के पास विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। देखो संयुक्त अधिवेशन क्या है आप सबको पता ही होगा। ज्वाइंट सेशन क्या है? संयुक्त अधिवेशन क्या है? देखो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर इन दोनों में कोई मतभेद हो जाए, ठीक है,
क्या हो जाए जी, मतभेद। ठीक है, क्या हो जाए, मतभेद। मतलब किसी कानून को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाए लोकसभा राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति क्या है, ज्वाइंट सेशन बुला लेगा, दोनों को एक साथ बुला लेगा, एक जगह हॉल में इकट्ठे हो जाओ और इस बिल पर भैया जो हाथ खड़े करो, जो राजी हो तो राजी वाले खड़े करो, गैर राजी वाले, मतलब वो मसला सुलझा देगा। तो उसे ही बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 100 भैया आपका 8 के अंतर्गत। 108 में क्या है, आपका संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है, 110 में क्या है, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक किसकी परिभाषा जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो आपकी है 110 में। ठीक है, मनी बिल की डेफिनेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, धन विधेयक में। 112 में क्या आता है, 112 में आता है बजट। 112 किससे संबंधित है, बजट से। 112 किससे संबंधित है, बजट से। 112 है बजट से। ठीक है, देखो 108 संयुक्त अधिवेशन से, 110 धन विधेयक से, 112 किससे संबंधित है, बजट से। उसके बाद आता है 124। देखो 124 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, 124 में। और 124 जैसे यहाँ है तो 124 का उल्टा होता है 214। क्या होता है, 214, और 214 संबंधित होता है हाई कोर्ट से। 124 सुप्रीम कोर्ट से है और 214 किससे है, हाई कोर्ट से। फिर आता है 131, और 131 है मूल अधिकार क्षेत्र से। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है, मूल अधिकार क्षेत्र से। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है 108। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सदनों को या दो बैठकें एक साथ कब बुलाई जा सकती हैं, तो क्या बोला जाता है उनको, संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, 108 में। इम्पोर्टेंट है 110 धन विधेयक। बजट जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 112। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 124। ठीक है, और 214 किससे संबंधित है, तो आप झट बोल दोगे कि 214 है हाई कोर्ट से। ठीक है, तो 108 संयुक्त अधिवेशन, 110 धन विधेयक, 112 वार्षिक वित्तीय बजट मतलब बजट, 114 सुप्रीम कोर्ट और 214 हाई कोर्ट। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो आता है 153। देखो 153 की बात करें या 153 से आपका 158 तक की जब भी बात होगी, 153 से 158 तक की बात होगी तो ध्यान रखना वो राज्यपाल की बात हो रही होगी। 153 से जब भी हम 158 तक की बात करेंगे तो वो किसकी बात करेंगे, राज्यपाल की, गवर्नर की। किसकी बात करेंगे जी, राज्यपाल की, गवर्नर की। अब देखो राज्यपाल की बात करेंगे, गवर्नर की, जैसे आता है अनुच्छेद 152। देखो अनुच्छेद 152 जो है इसमें राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्यपाल का पद है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में आता है, तो आप झट बोल दोगे 152 में। किस में आता है, 152 में। फिर आता है 153। देखो 153 में क्या है कि प्रत्येक राज्य का या राज्य का एक राज्यपाल होता है, या दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये किस में बोला है, 153 में। 152 में राज्यपाल के पद के बारे में, और 153 में आपका किससे संबंधित है, एक राज्य का भी राज्यपाल होता है और दो राज्य का भी राज्यपाल होता है। या 154 में क्या है, राज्यपाल की शक्तियाँ, कि जो राज्यपाल होता है उसकी क्या क्या पावर होती हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर आता है 155। देखो 155 है राज्यपाल की नियुक्ति, कि भाई राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी एज होना चाहिए, 35। ठीक है, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, कि राज्यपाल क्या क्या सजा माफ कर सकता है।
क्या वो उस मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, या वो सेना के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? तो ये सब बारे में बताया गया है आपका 161 में। तो याद रखना 152 से 161 तक जो भी कुछ हो वो किससे संबंधित होगा? गवर्नर से, राज्यपाल से। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 163, और अनुच्छेद 163 में दी हुई है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। 163 में क्या दी हुई है? मंत्रिपरिषद दी हुई है। 163 में क्या दिया गया है मेरे भाई? 163 में मंत्रिपरिषद दी गई है। क्या दी गई है? मंत्रिपरिषद। और 165 में क्या दिया गया है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 76 और 76 में क्या बताया था? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार का वकील होता है, जो केंद्र सरकार को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आर्टिकल 76। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, मतलब राज्य का कानूनी अधिकारी, है ना। स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है महाधिवक्ता। और आपका अटॉर्नी जनरल क्या करता है भैया? केंद्र सरकार को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो महान्यायवादी 76 में है, महाधिवक्ता 165 में है, और अनुच्छेद 152 से 161 तक किससे संबंधित है? राज्यपाल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, उसके बाद अगर हम देखेंगे 168 में आता है विधानमंडल। 168 में क्या है? विधानमंडल। जैसे अनुच्छेद 79 में क्या था? संसद। उसके बाद 169 में क्या है? विधान परिषद। ठीक है, 169 में क्या है? विधान परिषद। और 170 में आती है विधानसभा। 170 में क्या आती है? विधानसभा आती है, लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। ठीक है, 214 मैंने अभी बता ही दिया था कि 214 आर्टिकल किससे संबंधित है? हाई कोर्ट से। और भारत में अगर टोटल हाई कोर्ट पूछे तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं जी? 25। उसके बाद मैंने आप सबको बताया था अभी कुछ टाइम पहले, आर्टिकल 32 बताया था। 32 ये बताया था अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकता है। तो ऐसे ही एक आर्टिकल आता है 226। 226 क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट में 226 के तहत जो है याचिका डाल सकते हो। मतलब हाई कोर्ट आपका संबंधित है किससे? 226 से। और सुप्रीम कोर्ट किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 से। मतलब अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है तो 226 के अंतर्गत याचिका डालोगे, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप 232 के तहत याचिका डालोगे। उसके बाद आता है राज्यों का नदी विवाद। भाई किसी नदी के पानी को लेकर विवाद होता है, जैसे कृष्णा नदी विवाद, कावेरी जल विवाद। तो ये नदियों के जो पानी को लेकर विवाद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 262 के अंतर्गत। 268 में क्या है? 267 में 267 में आपातकालीन निधि है। क्या है? आपातकालीन निधि। अनुच्छेद 330 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, लोकसभा में SC ST के आरक्षण से। ठीक है, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है कि लोकसभा में SC ST को आरक्षण कैसे मिलेगा? तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 330। मतलब लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है आपका क्या क्या आपका 330। फिर आता है 332, वो है राज्यसभा में SC ST का आरक्षण। ठीक है, 330 लोकसभा में SC ST के आरक्षण से है, और आपका 332 राज्यसभा में SC ST के आरक्षण से। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। देखो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले 214। 214 किससे संबंधित सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपका 214 है हाई कोर्ट से। दूसरा इम्पोर्टेंट है 226। 226 मैंने अभी बता ही दिया था। 226 अगर आपको हाई कोर्ट में रिट डालनी है
ठीक है, मौलिक अधिकार के खिलाफ तो 226। इम्पोर्टेंट है 330, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 332, राज्यसभा में SC ST के लिए आरक्षण। तो ये आपकी 4 अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 338। देखो 330 में आपका क्या था, लोकसभा में 330 किससे संबंधित था, लोकसभा में आपका SC ST के आरक्षण के लिए। 332 किससे संबंधित था, राज्यसभा में SC ST के आरक्षण के लिए। ऐसे ही आता है 338। 338 जो है वो संबंधित है SC आयोग से और ST आयोग से। 338 किससे संबंधित है, SC आयोग और ST आयोग से। 338 किससे संबंधित है, SC आयोग और ST आयोग से। किससे संबंधित है, SC आयोग और ST आयोग से संबंधित है 338। ठीक है, अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 338B संबंधित है पिछड़ा वर्ग से। किससे संबंधित है, OBC से। देखो 338 में SC आयोग, ST आयोग, 338B में OBC आयोग है और 330 में लोकसभा के लिए आपका SC ST की में आरक्षण, 332 में राज्यसभा में SC ST के लिए आरक्षण। अब आता है 343, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 343, और 300 के बाद 243, 100 माइनस करेंगे। देखो 343 में भारत की राजभाषा की बात करी गई है। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रख लो कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपके दिमाग में होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, नहीं, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो भारत की राष्ट्रभाषा की चर्चा नहीं है इसमें, तो भारत की राजभाषा की चर्चा है 343 अनुच्छेद में। और भारत की राजभाषा क्या होती है, राजभाषा कि जिसमें कामकाज होते हैं, सरकार के कामकाज इस लैंग्वेज में होते हैं, उसे बोलते हैं राजभाषा। ठीक है, तो भारत की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद 343 में से 100 माइनस करा 243, और 243 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से। 343 में भारत की राजभाषा से है, 243 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, याद रख लोगे। ठीक है, एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि भैया 330 में क्या है, तो 330 में आप झट बोलोगे कि जी 330 में जो है सुप्रीम कोर्ट के मतलब लोकसभा में SC ST के लिए क्या है, आरक्षण है। 330 में क्या है, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। 332 पूछे तो राज्यसभा में SC ST के लिए आरक्षण। ठीक है, अगर कोई तुमसे 338 पूछे तो बताओगे कि 338 में SC आयोग है और आपका ST आयोग है। ठीक है, SC आयोग है और आपका ST आयोग है। ठीक, 338B में क्या है, OBC आयोग है। 343 में क्या है, भारत की राजभाषा है। 243 में क्या है, ग्राम पंचायत है, और है ना, ये बात ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो हमने देख ली। अब देखो हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी क्या होती है, जब देश में कोई विपदा आती है तो देश में लगती है इमरजेंसी, और देश में 3 ही प्रकार की इमरजेंसी है। भारत में कितने आपातकाल हैं, 3। कितने प्रकार के आपातकाल हैं जी, 3 प्रकार के। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल भैया जब पूरे देश में कोई आपातकाल, कोई इमरजेंसी लगती है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब कोई भी राज्य संसद के या संविधान के हिसाब से कोई काम नहीं करता तो वहाँ लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब किसी भी देश के पास खाने के लिए पैसे ना हो, तब कौन सी इमरजेंसी, कौन सा आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल।
अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। फिर आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में क्या है? आपका वित्तीय आपातकाल है। मतलब आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, आर्टिकल 356 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चारों आर्टिकल हैं, ध्यान रखना। 368 में क्या है? संविधान संशोधन, कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना है तो ये बात किस संशोधन में, किस अनुच्छेद में की गई है? तो 368 में की गई है। किस में की गई है? अनुच्छेद 368 में की गई है। तो देखो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, और 368 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। और ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। 352 पूछ लूँ तो झट बताओगे नेशनल इमरजेंसी, 356 पूछ लूँ झट बताओगे राष्ट्रपति शासन, 360 पूछ लूँ तो वित्तीय आपातकाल, और 368 पूछूँ तो संविधान संशोधन। ठीक है, ये चारों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो कुछ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल रह गए उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला आर्टिकल आता है 172। देखो 172 क्या कहता है कि 172 के अनुसार किसी राज्य की जो विधान परिषद होगी वो भंग नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीजीएल के एग्जाम में एसएससी ने पूछा था कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य की विधान परिषद भंग नहीं हो सकती, तो आप झट बोल दोगे अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 के तहत राज्य की विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकती। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कानून बना दिया या सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन ले लिया, वह भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत का जो एरिया है उस सभी क्षेत्र के अंतर्गत जो है सभी अदालतों द्वारा माना जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 141। मतलब अनुच्छेद 141 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नियम बना दिया, कोई कानून बना दिया, तो भारत की सभी अदालतें उसे बाध्यकारी करेंगी, उसे मानेंगी। ये किस आर्टिकल के तहत बोला गया है? 141 के तहत। किसके तहत? 141 के तहत। 141 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो दे दिया है। ठीक है, मतलब वो बाध्यकारी नहीं है, सबके लिए बाध्यकारी है। ठीक है, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है, सबके लिए ही है। तो 172 में क्या था कि राज्य की विधान परिषद भंग नहीं हो सकती। 141 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नियम कानून बना दिया तो सभी के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है? मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी किस आर्टिकल से संबंधित है? 315 से। 324 में क्या था? इलेक्शन कमीशन था, निर्वाचन आयोग था। तो अनुच्छेद 315 ये कहता है कि भाई लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी के सदस्य हैं उनको हटाने के या उनको निलंबित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद काम आएगा? तो 317 काम आएगा। कौन सा काम आएगा जी? 317। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्थान से जो भी प्रावधान उल्लेख होते हैं वो किस अनुच्छेद में आते हैं? 130 में। किस में आते हैं? 130 में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन आता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि अगर देश में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, देश के अंदर अशांति हो तो राज्यों की रक्षा करना
केंद्र सरकार का कर्तव्य है। मतलब कोई भी देश पर चाहे बाहर से आक्रमण कर दे, अंदर से कोई आक्रमण कर दे, तो केंद्र सरकार का काम होगा राज्य को, देश को प्रोटेक्ट करना। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355 में है कि केंद्र सरकार देश को प्रोटेक्ट करेगी, चाहे अंदर से आक्रमण हो चाहे बाहर से। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 355 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला आर्टिकल आता है 74। 74 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, कि जो प्रधानमंत्री है वो सभी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। किस आर्टिकल में बोला? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है। याद रख लोगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट है अब ये वाला, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से, मतलब संसद के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के माध्यम से व्यापार वाणिज्य का समागम करने की शक्ति है। मतलब संसद के पास जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो व्यापार का, वाणिज्य का क्या कर सकती है? समागम। तो ये आर्टिकल आता है 302। कौन सा आर्टिकल आता है? 302। तो देखो इसी के साथ ये वीडियो हो जाती है पूरी। मतलब इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे के सारे कर लिए हैं। और इसी के साथ मैं शुभम आपसे लेता हूँ विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा प्यार हमें देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को बहुत ज़्यादा आपको फैलाना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ है ना बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।